बच्चन सिंह शुक्ल जी, इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी को हम पढ़ चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र के आज सभी कथनों को देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। लेकिन अभी हमारी जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं वो है टीजीटी के लिए, क्योंकि सबसे पहले उसी का पेपर है तो उसी पेपर पर पूरा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिल्कुल भी बिना स्किप किए। इसमें बाद में छायावाद से संबंधित, प्रगतिवाद से, नई कविता से संबंधित जो कथन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। पहला इसमें कथन क्या कहते हैं नगेंद्र जी, आरंभ में ही आचार्य शुक्ल के प्रभाव से मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई थी। ठीक है, आरंभ में ही मतलब शुरुआत में ही शुक्ल जी का प्रभाव मेरे मन पर था और रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था मेरे मन में जगी। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है। मेरे अपने संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे, है ना? संस्कार हमारे दोनों के भिन्न थे, लेकिन मेरे विचारों पर उनका पूरा प्रभाव रहा है, मन पर पूरा प्रभाव रहा है। ये किसने कहा है? नगेंद्र जी ने कहा है। अगला कथन है यहाँ पर, मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। ठीक है, मेरा साहित्यिक संस्कार किसमें हुआ था? छायावादी युग में। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। शुक्ल जी क्या थे? सुधार युग की विभूति थे, याद रखना। एक्स एक्स यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है, एक्स एक्स यानी कि किसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहते हैं उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, मतलब किसी और की बात कर रहे हैं यहाँ पर, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे और मैं ये जान मानने को विवश हो जाता था कि इस व्यक्ति की काव्य दृष्टि चाहे संकुचित हो, लेकिन फिर भी अपनी सीमा में यह महारथी अजय है ना? यहाँ पर ये शुक्ल जी की ही बात करते हैं। ये एक्स एक्स जो इन्होंने लिखा है ना, पहले समझ में नहीं आया। ये है शुक्ल जी के बारे में कहते हैं कि मैं शुक्ल जी के निष्कर्षों को तो मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उनके जो प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली थी, वो मुझे बहुत ही प्रभावित करते थे। मैं फ्रायड दर्शन को एकांगी मानता और उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। काम जीवन का मुख्य अंग है पर सर्वांग नहीं है। आप जानते हैं फ्रायड का कल ही हमने पढ़ा है ये, कि मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत दिया है फ्रायड ने, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा लेकिन मैंने पढ़ा था वैचारिक पृष्ठभूमि यूजीसी नेट में, ठीक है, एप्लीकेशन पर, तो इसीलिए याद आ गया। फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है, उन्होंने काम को सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति माना है ना? लेकिन नगेंद्र जी कहते हैं कि मैं इसको बिल्कुल क्या मानता हूँ? अविश्वसनीय मानता हूँ, ये बेकार की बात है। काम जीवन का मुख्य अंग है लेकिन सर्वांग नहीं है। ऐसी दशा में मैं फ्रायड के सिद्धांत को जीवन दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? फिर भी फ्रायड को एक बहुत बड़ी मेधा मानता है, उसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। रस सिद्धांत में भी फ्रायड का दर्शन साधक है, बाधक नहीं है, क्योंकि दोनों ही आनंद के सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं। ठीक है, दोनों ही आनंद के सिद्धांत किसको लेकर के चलते हैं? प्लेजर प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं, फ्रायड का दर्शन भी और रस सिद्धांत भी। आगे कहते हैं, कविता को व्यापक अर्थ में रस के साहित्य अथवा ललित वाङ्मय को मैं मूलतः आत्म अभिव्यक्ति ही मानता हूँ। कविता को क्या मानते हैं? व्यापक अर्थ में रस के साहित्य और ललित या फिर ललित वाङ्मय को क्या मानते हैं? आत्म अभिव्यक्ति मानते हैं। नगेंद्र जी आगे कहते हैं, सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। जो सच्चा कलाकार होता है, वो सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। अपनी भावनाओं, मान्यताओं अथवा विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता है। सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, इसका निर्माण भी कलाकार की अपनी भावना और धारणाओं के आधार पर होता है। आगे कहते हैं कि जो मुझे प्रभावित करते हैं, जिनकी गरिमा मेरे मन को आंदोलित करती है, उनसे फिर मैं जूझने लगता हूँ। अत्यंत गहन अध्ययन, चिंतन और विश्लेषण तो पहला कदम है। इसके बाद उसके ग्राह्य विचारों का आख्यान, अग्राह्य विचारों का युक्ति युक्त खंडन, असंगतियों अथवा मुझे प्रतीत होने वाली असंगतियों में संगति की स्थापना, उनकी सीमाओं का विस्तार और समग्रतः उनकी परंपराओं का विकास करने की स्पृहा मेरे मन में बराबर बनी रहती है।
इस प्रकार मैं अनेक महान प्रतिभाओं की बड़ी शक्ति के साथ अपनी छोटी शक्ति को तोलता रहता हूँ। जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, उसके साथ शक्ति परीक्षा भी मैंने सबसे अधिक की है ना? और उनका आचार्य शुक्ल क्या है, इसका प्रमाण है। आचार्य शुक्ल ने ही सबसे ज़्यादा क्या किया है, प्रभावित किया है। आगे सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, ये हमने देख लिया है। आगे अभिव्यक्ति सिद्धांत का इस स्थापना से कोई विरोध नहीं है। उसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। अभिव्यक्ति अर्थात कला सृजन की प्रक्रिया में पढ़कर व्यक्तिगत भाव भी स्व पर की सीमाओं से मुक्त होकर व्यापक चेतना शास्त्रीय शब्दावली में निर्विघ्न प्रतीति का विषय बन जाता है। काव्य मूल्य का अर्थ क्या बताते हैं? काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण या गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, काव्य मूल्य का अर्थ क्या बताया है? वह गुण या गुण समवाय होता है जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है। काव्य का प्रयोजन जब रस या आस्वाद होता है तो उनका मूल्य हुआ क्या? आस्वाद्यत्व। क्या उनका मूल्य क्या हुआ? आस्वाद्यत्व। ठीक है, काव्य का प्रयोजन जब रस या आस्वाद ही होता है तो फिर उनका मूल्य भी आस्वादित होता है। ठीक है, ये नगेंद्र जी का कहना है। आगे कहते हैं कि छंद कविता नहीं है। ठीक है, जो छंद है वो कविता नहीं है, यह मान्यता प्राय आरंभ से ही रही है। आज इसका रूप उलटकर ये हो गया है कि कविता छंद नहीं है, अर्थात कविता के लिए छंद की आवश्यकता नहीं है, बिंब मात्र कविता के लिए पर्याप्त है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कहा था कि आज की जो कविता है वो अलंकारों से और छंदों के मोहताज नहीं है, वो उनसे परे है ना? अब उसे जरूरत नहीं है, उसमें बस भाषा प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन था। अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को नहीं देखा है, या बच्चन सिंह को हम कर चुके हैं और शुक्ल जी को तो इतने दिनों से कर ही रहे हैं, है ना? तो आप उनको देख लेना क्योंकि पेपर बहुत पास में है। मैं उनको अब दोबारा नहीं करवाने वाली, मैं उनको आपको लिंक जरूर दे सकती हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना जिसकी लिंक आपको चाहिए वीडियो की। वैसे तो वहाँ सबकी लिंक हुई है, पड़ी हुई है, सबकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है। नहीं मिले तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा। ठीक है, बिंब मात्र कविता के लिए पर्याप्त है। बात यहीं रुक जाती तब भी ठीक था, पर वह तो और आगे बढ़ गई है। कविता अर्थ भी नहीं है, कविता कविता भी नहीं है, कविता अकविता है। ये सब आस्थाहीन चिंतन के चमत्कार हैं जो बाल मनोवृत्ति के लोगों को ही आकृष्ट कर सकते हैं। आगे कहते हैं, इस प्रकार रस एक व्यापक शब्द है, वह विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयुक्त स्थायी अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं है, वरन उसमें काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। अपरिभाषिक रूप में वे काव्यगत भाव सौंदर्य का पर्याय है। शब्दार्थगत चमत्कार के माध्यम से भाव के आस्वाद का अथवा भाव की भूमिका का शब्दार्थ के सौंदर्य का आस्वाद ही वस्तुतः रस है। काव्य के अनुचिंतन से प्राप्त रागात्मक अनुभूति के सभी रूप और प्रकार सूक्ष्म और प्रबल, सरस और जटिल, क्षणिक और स्थायी, संवेदन, स्पर्श, चित्त विकार, भाव बिंब, संस्कार, मनोदशा, शील सभी रस की परिधि में आ जाते हैं। ठीक है, काव्य के अनुचिंतन से आप पढ़ लेना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगा। आप दोबारा से पढ़ लेना है, पॉज करके अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना? आपको पढ़ा मतलब ठीक से जब मैं पढ़ती हूँ तो समझ में नहीं आता है तो पॉज करके पढ़ लिया करो। रस अपने व्यापक अर्थ में मानसिक अनुभूति ही है। ठीक है, रस अपने व्यापक अर्थ में क्या है? मानसिक अनुभूति है, या फिर यह कि रस का मूल आधार अनुभूति शुद्ध मानवीय अनुभूति ही है। एक प्रकार से ध्वनि और औचित्य दोनों की ही कल्पना रस के आधार पर की गई है। 40 वर्ष पूर्व छायावाद ने भी रस का विरोध किया था और आज रस ही उसका प्राण सर्वस्व है। उसके प्राय 2 दशक बाद प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया था, किंतु आज उसका जितना भी अंश अवशिष्ट है वह रस के आधार पर ही जीवित है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत ही अच्छी अमेजिंग क्लास आपके लिए चल रही हैं, है ना? टीजीटी के लिए अगर आप लास्ट में रिवीजन करना चाहते हो, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सॉरी यानी कि आप जेडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूजीसी नेट सबकी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर खूब ठोकिए, कमेंट सारे बच्चे किया करो, आपको क्लास कैसी लगती है जरूर बताया करो और इसके अलावा आप हाइप भी कर दिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, इतनी मेहनत लगती है क्लास बनाने में।
नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रस्म बंधनों को स्वीकार कर लें। ठीक है, नई कविता का कल्याण किसमें है कि वह इन रस्म जो बंधन है उनको स्वीकार कर लें। याद रखना, सहृदय समीक्षक जहां अपने संस्कार और प्रतिभा ज्ञान के बल पर अनायास ही काव्य के मोती निकाल लाता था, वहां अब नया समीक्षक इलियट के शब्दों में नींबू और उसकी छूछ को निचोड़ रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो सहृदय जिसके पास हृदय है, वो समीक्षक क्या करते हैं, अपने संस्कार और प्रतिभा ज्ञान के बल पर काव्य के मोती निकाल लाता था। काव्य को अच्छे अच्छे काव्य रचनाएं होती थी, लेकिन आजकल वैसे भी काव्य रचनाएं होती ही नहीं है। अब इतने कवि रहे नहीं है। अगर लिखे जाते हैं तो गद्य रचनाएं ज्यादा लिखी जाती हैं, क्योंकि काव्य की अपेक्षा गद्य रचना को लिखना थोड़ा आसान होता है ना। साहित्य रचना वास्तव में मिथक रचना ही है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कला मानव चेतना का प्रतिज्ञान है। ये कला क्या है, मानव चेतना का प्रतिज्ञान इन्होंने बताया है, याद रखिएगा। कला आरंभ में देशकाल परिबद्ध होने पर भी अपनी परिणति में उससे मुक्त हो जाती है। आदि सिद्धांतों में मार्क्स ने प्रत्यक्ष जीवन की दृढ़ भूमिका पर अभिनव गुप्त आदि आत्मवादी दार्शनिकों की प्रतिज्ञाओं का तर्क सम्मत आख्यान किया। कांट, हीगेल और उनके प्रेरणा स्रोत आत्मवादी भारतीय विचारक जहां स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आए हैं। आगे, मेरे प्रत्येक निबंध में विषय के प्रति निष्ठा आपको अनिवार्यता मिलेगी, और यह निष्ठा ही वास्तव में विचार की अनविति का मूल आधार है। ठीक है, आगे नगेंद्र जी कहते हैं कि मेरे हर एक निबंध में विषय के प्रति आपको निष्ठा जरूर मिलेगी, और यह निष्ठा ही क्या है, विचार की अनविति का मूल आधार है। यदि रेखाचित्र और संस्मरण में स्पष्ट भेद जाने, रेखाचित्र और संस्मरण, डायरी विधा, ये सब क्लासेस आज हमने अन्य गद्य विधाओं की सुबह ली थी। अगर आप नए हो तो सुबह की हमारी क्लासेस आज से ही हमने सीरीज शुरू की है 15 दिन के लिए, है ना। आपको अच्छे से रिवीजन करवाना व्याख्या सहित, सुबह 10 बजे क्लास आती है, तो उसको भी आप जरूर जुड़ें। ठीक है, स्पष्ट भेद माने तो ये कहा जा सकता है कि इनमें दोनों के सेल्फ का सामंजस्य है। प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्राय भावना के, चलो यहाँ तक आप याद रख लीजिएगा, है ना, आगे टाइप नहीं हुआ है। अंतः साहित्य का इतिहास सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का अंग मात्र नहीं होता है। लेखक क्या कहते हैं कि अंतः साहित्य का जो इतिहास है वो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का अंग मात्र नहीं होता, क्योंकि साहित्य की मूलभूत सौंदर्य चेतना सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का अंग ना होकर उसका नवनीत या फिर सुगंध होती है, जिसका विकास युगीन परिस्थितियों के परिवेश में होने पर भी अपने आंतरिक नियमों से अनुशासित रहता है। साहित्य के इतिहास के लिए युग जीवन का परिवेश आवश्यक है। ठीक है, साहित्य के इतिहास के लिए क्या है, युग जीवन का परिवेश आवश्यक है, किंतु उसका मुख्य प्रतिपाद्य साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण ही होना चाहिए। अर्थात युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म होता है। इसके बिना इतिहास एकांगी और अपूर्ण ही रह जाएगा। ठीक है, साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना क्या है, कर्तव्य है किसका, जो साहित्य का इतिहास लिखना चाहता है। आगे कहते हैं कि यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य मात्र है, पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण सत्य का उद्घाटन करने के लिए अनासक्ति पहली शर्त होती है, जो जीवन की मुक्त अवस्था में ही क्या है, संभव है। आगे, आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। आत्म अभिव्यक्ति ही क्या है, मूल तत्व है। आत्मा का देखो, हमारे अंदर जो भी है ना, आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ईमानदारी से हम अपने अनुभव या फिर अपने ज्ञान के आधार पर कोई चीज करें। ठीक है, वो होती है आत्म अभिव्यक्ति। तो आत्म अभिव्यक्ति, हम दूसरों को देखा देखी अगर कुछ करेंगे तो वो हमारी आत्म अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, वो नकल है। आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। विचार करने के बाद संसार में केवल दो तत्वों का ही अस्तित्व अंत में मानना पड़ जाता है, आत्म और अनात्म। इस मान्यता का विरोध दो दिशाओं से हो सकता है, एक अद्वैतवाद की ओर से और दूसरा भौतिकवाद यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ओर से। आगे है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये आपने क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, है ना। ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। आगे कहते हैं मानव चेतना के विकास का महाकाव्य क्या है, कामायनी है।
कामायनी को इन्होंने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य बताया है। कामायनी की भी सभी पंक्तियां सभी कथन में करवा चुकी हूँ आलोचकों के। छायावाद के भी सभी कथन अलग से करवा दिए हैं, है ना, सभी लेखकों के, है ना। अब इनकी बस आपको लिंक ढूंढने की जरूरत है। वीडियो आपको अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करो, क्योंकि हमें पता रहता है कौन सी वीडियो कहाँ है, तो हम बता देंगे, ठीक है। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ये प्रगतिवाद के बारे में कहते हैं। आगे प्रयोगवाद के बारे में कहा है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनके सारे पॉइंट। बाद के जीवन की बहुविध को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में किसको मानते हैं, तो ये मुक्ति बोध को मानते हैं, याद रखना। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। काव्य को आत्म अभिव्यक्ति माना है। साधारणीकरण कवि की अनुभूति है, ठीक है, साधारणीकरण क्या है, कवि की अनुभूति है। आगे मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वसित हो जाती है, ठीक है, मन के उच्छ्वास के साथ ही जो वाणी है वो उच्छ्वसित हो जाती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र्य है, और इसीलिए व्यापक अर्थ में जो अलंकार है वही उक्ति वैचित्र्य होता है। यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समानांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, अथवा रीति के तत्वों का उपर्युक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। आगे कहते हैं ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है, ठीक है। ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने क्या किया है, काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की प्रतिष्ठा की है। वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व है, यह सत्य नहीं है, ठीक है। वक्रता क्या है, काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह तो सत्य है, लेकिन वह उसका जीवित या प्राण तत्व है, ये सत्य नहीं है, केवल माध्यम है। वक्रता क्या है, कविता का अनिवार्य माध्यम है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं होती है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। आगे कहते हैं कि साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतीत तत्व और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं, ठीक है। साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए पढ़ लेना। आगे प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र ना रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। आगे काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस उक्ति है जिसके मूल भाव की ही प्रेरणा रहती है, ठीक है। काव्य बिंब क्या है, शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित ऐसी मानव उक्ति है जिसके मूल भाव की प्रेरणा रहती है, ठीक है। सार्थक शब्द के अपने अपने बिंब होते हैं और लय संगीत आदि भी स्रोत बिंबों से युक्त रहते हैं। काव्य बिंब की रचना में ये बिंब उपादान के रूप में काम आते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक कंप्लीट हुई क्लास। आज मैंने इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नहीं रखा था साथ में, है ना, सोचा कि पहले आप ये कंप्लीट कर लो। प्रैक्टिस सेट हमारा सुबह तो चल ही रहा है और इतने सारे करवा भी चुकी हूँ मैं। और आपको आगे बस एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जी के कथन मुझे करवाने बाकी हैं। अगर आप चाहते हो कि उनके भी करवाए जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके बताना, ठीक है। दोनों के करवाऊंगी, बाकी हम सब कर चुके हैं, तो दोनों की कोशिश करूंगी कि मैं आपको कल की एक ही क्लास में करवा दूं, है ना, अच्छा रहेगा, आपका समय बचेगा। और फिर परसों से हम सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। व्याकरण संस्कृत सब कुछ करेंगे टीजीटी के लिए। 15 दिन आपके पास हैं तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अब जो बच्चे टीजीटी के पेपर देने जा रहे हैं ना, बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए और कुछ भी आपको नहीं करना है। जो हम क्लासेस दे रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, काफी अच्छे आपके नंबर आने के पूरे चांसेस रहेंगे अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो। कहे अनुसार बच्चे सारी बातें मानते तो है नहीं, फिर बाद में उनको ये लगता है कि हम पेपर बहुत कठिन होता है। पेपर कठिन नहीं था पीजीटी का भी, मैं अभी भी कहूंगी। उसमें केवल 10 से 20% ऐसे थे जो अलग से देखने को मिले, जो थोड़े उच्च लेवल के थे। बाकी सारे परसेंट ठीक ठाक थे जो हम पढ़ते रहते हैं, है ना, जो हमने सारी क्लासेस के माध्यम से पढ़े हैं। तो टीजीटी का पेपर भी ऐसा ही आएगा। आप तैयार रहेंगे अगर डेली अच्छे से पढ़ेंगे तो। ओके, धन्यवाद। लाइक
शेयर ज़रूर कर देना, क्लास को हाइप कर देना, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना।